हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना वटवृक्ष खड़ा था। जड़ों से धरती को थामे, शाखाओं से आसमान का हाल पूछता और पत्तों से हर मौसम का गीत गाता। उसी वटवृक्ष की ऊंची डाल पर रहता था एक नीलकंठ, नीला हरा, कंधों पर धूप की चमक, चोंच में 27 तरह की सीटी बजाने की कला। नीचे की किसी मोटी डाल पर छांव और शांति के बीच अपना घर बनाए बैठा था एक सफेद कबूतर, फुर्तीला, सरल और सच्चा। जंगल उसे शांतिदूत कहता, मगर उसका अपना नाम था धवल। नीलकंठ को सब नील कहते। दोनों की दोस्ती सुबह की पहली किरण जितनी पवित्र थी। हर दिन सूरज उगते ही वे साथ उड़ते, खेतों के ऊपर से, नदी की धार पर, पहाड़ियों की गोद में, और शाम की लालिमा के समय वटवृक्ष पर लौट आते। फर्क था तो बस इतना कि नील के पंख चमकते थे, जबकि धवल के पंख सादगी से उजले थे। इस छोटे से फर्क ने धीरे धीरे धवल के मन में एक अनचाहा सा बोझ भर दिया था। काश मैं भी नील की तरह रंगीन होता। एक सुबह हवा में धुली धुली सी ठंडक थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चिपकी थीं। दूर नदी के पानी पर धूप की सुनहरी परत झिलमिला रही थी। नील ने पंख फैलाए, नीला रंग जैसे आकाश में घुल गया। धवल ने भी पंख फैलाए, सफेदी की एक नई कोमल रेखा। उड़ते उड़ते नील बोला, आज हवा दक्षिण पश्चिम से चल रही है। पहाड़ी के पार वाले सरसों के खेतों पर चलते हैं, वहां दाने भी अच्छे मिलेंगे और गर्माहट भी। धवल मुस्कुराया, तुम्हें दिशाएं जैसे सूंघने आती हैं। नील हंसा, हवा की गंध बताती है, बस सुनना आना चाहिए। वे खेतों के ऊपर चक्कर काटते रहे। नीचे किसी किसान का बच्चा आटा सान रही माँ के पास रोटियां सेंकने का खेल खेल रहा था। कहीं हल चल रहा था, कहीं गायें चल रही थीं। यह दृश्य धवल को हमेशा सुकून देता, पर आज उसके मन की सतह पर लहर उठी। क्या सुकून पर्याप्त है जब दुनिया रंग की पूजा करे? शाम को लौटकर वटवृक्ष की मोटी डाल पर बैठते ही धवल ने हिम्मत जुटाई। नील, एक बात कहूं? कहो। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, सब तुम्हें देखते ही दंग रह जाते हैं। मैं भी कभी कभी चाहता हूं कि लोग मुझे दूर से देखें और पहचान लें। मेरे पंख तो बस सफेद हैं। नील ने उसकी आंखों में झांका। वहां ईर्ष्या नहीं, बस हल्की हीन भावना थी। नील बोला, धवल, रंग सिर्फ आंखों को रोकते हैं, दिल को नहीं। दिल को रोकते हैं कर्म, स्वभाव और साहस। सफेदी वह रंग है जिसमें सारे रंग समा सकते हैं। धवल ने सिर हिलाया, जानता हूं, पर भीतर से कभी कभी खाली सा लगता है। नील ने मुस्कुराकर कहा, चलो कल से हम एक नया अभ्यास शुरू करेंगे, भीतर वाले रंगों का। अगली सुबह वटवृक्ष के नीचे कई पक्षी जमा थे। मैना, बुलबुल, तोता, गौरैया, कठफोड़वा, यहां तक कि एक बूढ़ा उल्लू भी। काका तोता, जो जंगल का सबसे पुराना और अनुभवी पक्षी माना जाता था, बोला, ध्यान से सुनो, इंसान जंगल के और भीतर आने लगे हैं। उनके पास जाल है, खासकर रंग बिरंगे पक्षियों पर उनकी नजर रहती है। सावधान रहना, खुली जगहों पर ज्यादा देर मत मंडराना। नील के चेहरे पर एक क्षण को छाया पसर गई। धवल ने महसूस किया। धवल बोला, तुम्हारी चिंता मुझे है नील। नील ने सहजता से कहा, चिंता हवा की होनी चाहिए, कहां झोंका तेज है, कहां धीमा, यही तय करता है हमारी उड़ान। उस दिन नील ने धवल को नदी किनारे ले जाकर कहा, आंखें बंद करो, अपने दिल में एक रंग सोचो, जो भी उभरे। धवल ने पलकों को मुलायम से बंद किया। पहले एक हल्की सफेदी उभरी, फिर कहीं दूर से हल्का सा आसमानी रंग आया, फिर जरा सा पीला। नील बोला, ये भीतर के रंग हैं, इन्हें जमा करते चलो। जब भीतर रंग भरते हैं तो बाहर से की गई तुलना फीकी पड़ती जाती है। हम उड़ते क्यों हैं? पहचान के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए। धवल ने हवा को लंबा सा सांस बनाकर भीतर खींचा। आंखें खोली तो चारों तरफ वही जंगल, वही नदी, वही आसमान था, पर भीतर कुछ हल्का सा उजियारा सचमुच भर आया था। कई दिनों तक सब ठीक रहा, मगर एक दोपहर जब धूप अपनी ताकत पर थी, नदी के मोड़ पर दो छायाएं दिखीं। इंसान, एक पतला दुबला, दूसरा भारी भरकम। तेजा और भोला, जंगल में आए खूंखार जोड़ी के नाम। उनके हाथ में फेंकने वाला जाल, एक लंबी डंडी और कुछ सूखे दानों की पोटली। काका तोते ने दूर से अलार्म दिया, कां कां दूर रहो। नील ने धवल की ओर देखा, चलो
पेड़ों की ऊंचाई बदलते हुए रहेंगे। खुला आसमान नहीं छोड़ना, जाल से बचने के लिए ऊपर का खालीपन जरूरी है। धवल बोला, मैं पास ही रहूंगा। तेजा ने खेत के किनारे दाने बिखेर दिए। कुछ अनजान गौरियों ने लालच में झपट्टा मारा और उसी पल ऊपर से जाल खींच गया। धवल जैसे बिजली की तरह नीचे लौटा, पर नील ने उसका रास्ता रोका। नहीं, सीधे मत जाओ, पहले देखो जाल कैसे बंधा है। जल्दबाजी हमें भी फंसा देगी। दोनों ने ऊपर से चक्कर काटा। जाल किनारों से पत्थरों से दबाया था, बीच में रस्सी का फंदा और डंडे से जुड़ाव। नील ने धीमे से कहा, अगर मैं ध्यान बांट दूं तो तुम फंदे की गांठ चोंच से काट सकोगे? धवल की आवाज कांपी, कोशिश करूंगा। नील नीचे झपटा, तेजी से इंसानों की तरफ आवाजें करके उनके पास से झटके में निकला। यहां तक कि उसने डंडी पर हल्की चोंच भी मारी। तेजा और भोला का ध्यान नील पर गया। उसी पल धवल डीली सी रस्सी के पास पहुंचा और बार बार चोंच से बंधन का रेशा उखाड़ने लगा। गांठ खुली, पर आधी। 2 गौरियां निकल भागी, 3 अटकी रहीं। तेजा घूमकर धवल की ओर लपका। धवल ऊपर उड़ा, पर उसकी पूंछ के पंखों का सिरा जाल की एक ऊपरी किनारी में अटक गया। हल्का सा झटका, पर वह निकल आया। धवल का दिल तेज धड़क रहा था। नील ने उसे ऊपर खींच लिया। ठीक हो? हाँ, पर 3 अब भी फंसी हैं। नील ने नीचे देखा। इंसान उन्हें थैली में डाल रहे थे। नील की आंखों में आग सी चमक आई, पर उसने खुद को रोका। अब सीधा हमला मूर्खता होगी, हमें रणनीति चाहिए। रात को वटवृक्ष के नीचे सभा हुई। गौरियों की टोली रो रही थी। मैना मीरा ने बोला, हमारे भाई बहन, क्या आप कभी लौटेंगे? काका तोता बोला, इंसान बाजार ले जाएंगे, पर हम बेबस नहीं हैं। जंगल हमारा घर है। धवल ने आगे बढ़कर कहा, हम जाल की जगहों, उनके समय और रास्तों का नक्शा बनाएं। नील हवा के रुख से उनकी उपस्थिति भांप लेता है। नील ने जोड़ दिया, हमारी ताकत, एकजुट उड़ान। अगर हर प्रजाति अपनी अपनी समझ लाए, तोते गांठ पहचानते हैं, कठफोड़वा पेड़ों के तनों के जाल ढूंढने में माहिर, सारस दलदल में छिपे फंदों का पता लगा सकते हैं। उल्लू उस्ताद ऊंट ने धीरे धीरे बोला, रात मेरी है, मैं उनके डेरों का पता लगाऊंगा, सुबह तक सूचना ले आऊंगा। सभा में पहली बार उम्मीद की रोशनी फूटी। नील ने धवल को अलग ले जाकर कहा, जब हम किसी को बचाते हैं तो सबसे पहले अपनी छाती में बसे डर के रंग को पहचानना पड़ता है। धवल ने आंखें मूंद लीं। अंदर एक धुंधला सा भूरा रंग उठा, घबराहट का, फिर एक पतली सी काली रेखा, पराजय की। नील बोला, उसे देखो, दबाओ नहीं। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों से उसमें आसमानी रंग मिलाओ, विश्वास का। यही भीतर की रंग साधना है। धवल ने लंबी सांस भरी। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा शांत हो उठा। सुबह से पहले उस्ताद ऊंट लौट आया। नदी के मोड़ पर पीपल के नीचे उनका डेरा है। 2 जाल पेड़ों पर, एक जमीन पर। आज वे पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, शाम तक लौटेंगे। काका तोता बोला, तो आज दिन भर हम उनसे पहले जाल ढूंढकर काटेंगे, मगर सावधानी, उनके लौटने से पहले अपने निशान मिटा देना। कठफोड़वा ने हंसते हुए कहा, छिपे हुए कीलें और गांठें मेरी जिम्मेदारी। नील धीरे से धवल के कान में बोला, सबसे कठिन हिस्सा अंत में आएगा, जब वे लौटेंगे और हम अपने को नहीं, दूसरों को बचाएंगे। धवल की आंखों में चमक आई, मैं तैयार हूं। पहाड़ के रास्ते पर कई जगह सूखे दाने बिखरे थे। कठफोड़वा ने पेड़ की डाल पर बंधे फंदे की गांठ को चोंच से ढीला कर दिया। काका तोते ने रस्सी के रेशे नुच नुच कर कमजोर कर दिए। धवल सबसे निचले फंदे पर पहुंचा। उसका तरीका था गांठ की गर्भरज्जु, यानी बहुत पतला पर निर्णायक रेशा ढूंढना, जिसे काटते ही पूरा फंदा ढीला पड़ जाए। यह कला उसने धैर्य से सीखी। एक एक कर 3 जाल निष्क्रिय कर दिए गए। चिड़ियां दूर से ताली सी चहचहाहट करने लगीं। दोपहर की तेज धूप में धवल और नील किसी पहाड़ी पत्थर की छाया में बैठे। धवल ने कहा, कभी कभी लगता है अगर मैं रंगीन होता तो भी क्या यही करता? नील ने मुस्कान से पूछा, तुम्हें लगता है रंग तुम्हारे साहस को बढ़ा देते? धवल ने सिर झुका दिया, पता नहीं। नील बोला, तुम जो कर रहे हो उसमें रंग का 1% भी योगदान नहीं। तुम्हारी स्वीकृति, अपने सफेद होने की, अपने शांत स्वभाव की, यही तुम्हें अडिग बनाती है।
स्वीकृति का रंग हल्का हरा होता है, विकास का। धवल ने आंखें बंद की। उसे भीतर सचमुच हल्का हरा दिखा। सूरज घटने लगा। हवा की दिशा बदली। नील ने फुसफुसाया, वे लौट रहे हैं। पहाड़ी की ढलान पर तेजा भोला थके हुए कदमों से चले आ रहे थे। उनके थैले में कुछ पकड़ी हुई चिड़ियाओं थीं। वो सुबह की घटना की शिकार थी। नील की नजरें थीं कि कहीं और जाल तो नहीं। तभी उसने देखा, एक नया जाल नदी किनारे झाड़ियों के ऊपर सधा हुआ था, खास तौर पर लंबी उड़ान वाले पक्षियों के लिए। नील ने अंदाजा लगाया, अगर वह या कोई और ऊपर से सीधे लौटेगा तो जाल में फंस जाएगा। धवल, वह जाल तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं कोशिश करता हूं। धवल ने कंधा हिलाया। और अगर तुम फंस गए तो? नील हंसा, तो तुम बचा लोगे, जैसे तुमने गौरैयों को निकाला। धवल ने दृढ़ स्वर में कहा, आज की योजना अलग होगी। मैं नीचे से ध्यान बांटता हूं, तुम ऊपर से रस्सी का मुख्य दांव ढूंढो। नील ने सहमति में सिर हिलाया। तेजा भोला डेरा समेटने लगे। उसी समय धवल बहुत नीचे घास में अनाड़ी सा दाना चुगते हुए पहुंचा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इंसानों की नजर उस पर गई। तेजा फुसफुसाया, सफेद कबूतर, बाजार में अच्छा दाम मिल जाएगा। भोला ने जाल की दिशा से इशारा किया, ऊपर का जाल परिंदे के लिए है, मगर यह नीचे है, आसान होगा। वे झाड़ियों की तरफ बढ़े। धवल थोड़ा थोड़ा उड़कर फिर उतरकर दाने चुगने लगा। वह उन्हें ठीक उस जगह ले आया जहां जाल की एक मुख्य रस्सी जमीन के खूंटे से बंधी थी। ऊपर झाड़ी के पार हवा में फैला फंदा चमक तक नहीं रहा था, इतना बारीक था। जैसे ही इंसानों का ध्यान धवल पर एकाएक टिक गया, नील ऊपर से झाड़ी के पार गया। वहां उसे जाल का ट्रिगर लूप दिख गया, एक पतला सा फंदा जो खींचते ही समूचे जाल को ढीला कर देता। पर उसे छूने के लिए बहुत सटीक कोण चाहिए था, और उसी क्षण तेजा भोला ने धवल पर फेंकने वाला जाल उछाला। धवल झपटा, जाल उसकी पीठ छूता हुआ निकला, पर झटका लगा और वह एक क्षण को संतुलन खो बैठा। तेजा की आंखों में चमक आई। भोला ने डंडा उठाया। नील ऊपर से जैसे बिजली की रेखा बनकर लपका। उसने ट्रिगर लूप पर चोंच मारी। पहली बार चूका, दूसरी बार फिसला, और उसी क्षण एक पतली शाखा उसके पंख में घुस गई। तीखा दर्द, पर उसने तीसरी बार ध्येय पर हमला किया और ट्रिगर लूप खुल गया। ऊपर का विशाल जाल अपनी ताकत खो बैठा। झाड़ियां बैठ गईं, रस्सियां लटक गईं। नीचे धवल को मौका मिला। वह तेजी से खूंटे की रस्सी पर गया, जिसे काका तोते ने दिन में ही बहुत कमजोर कर दिया था, और चोंच से अंतिम रेशा तोड़ दिया। इंसानों की ओर से एक गुस्साई चीख उठी। जाल बेजान हो चुका था। तेजा ने चिल्लाकर डंडा हवा में घुमाया। धवल लगभग उससे बचते बचते हल्के से कंधे पर चोट खा गया। नील झाड़ियों के पार से निकलकर उसके ऊपर मंडराया, पर उसका अपना एक पंख खून से भीग रहा था। उसने दर्द को मौन में बदल दिया। आवाज नहीं की ताकि इंसान समझ न जाए कि वह घायल है। भोला हांफता हुआ बोला, चल तेजा, ये बेकार हो गया, रात हो रही, कल देखेंगे। दोनों शाप शब्द बड़बड़ाते हुए दूर चले गए। जैसे ही खतरा दूर हुआ, धवल ने ऊपर देखा। नील की आंखें बुझी बुझी थीं, पर चेहरा शांत। तुम घायल हो? नील ने मुस्कुराने की कोशिश की। पंख ने जंगल का दामन थाम लिया था, अब छोड़ दिया। मैना, मीरा, उल्लू उस्ताद और काका तोता पास आ गए। मीरा ने काई और एक औषधीय पत्ती लाकर घाव पर रखी। उस्ताद हूंठ ने धीमे स्वर में कहा, आज हमने जाल तोड़े, पर कल फिर आएंगे। असली लड़ाई आदत से है, उनकी पकड़ने की आदत और हमारी डरने की आदत। धवल ने चुपचाप नील के पास बैठकर पूरी रात पहरा दिया। उसके मन में कोई ईर्ष्या, कोई कमी नहीं बची थी, सिर्फ एक बात, कर्म का उजाला। उसे लगा कि सफेद रंग भी साहस से चमकता है। सुबह की सभा में काका तोते ने एक संहिता प्रस्तावित की। 1. कोई पक्षी अकेला दाना नहीं चुगेगा, जोड़ी में जाया जाएगा। 2. जाल दिखे तो उसकी गांठ, कील और खूंटे की पहचान हर प्रजाति अपने तरीके से सीखेगी। 3. रात को उस्ताद हूंठ गश्त करेगा, दिन में कटफोड़वा पेड़ों की जांच करेगा। छोर, साहस का विद्यालय नील और धवल रोज शाम को युवा चिड़ियों को उड़ान की सूझबूझ और खतरे से निपटने के पाठ पढ़ाएंगे। पहली कक्षा में धवल ने रस्सी की गांठ दिखाकर समझाया,
हर गांठ का एक कमजोर रेशा होता है, उसे पहचानो। जैसे डर का भी एक पतला सिरा होता है, उसे पकड़कर खींचो, पूरा डर ढह जाएगा। नील ने उड़ान के कोण समझाए। जाल के ऊपर निभाई जाने वाली ऊंचाई की नृत्य, कभी सीधा नहीं उतरना, घूमकर हवा को पढ़कर नीचे आओ। हवा तुम्हारी शिक्षक है, उसे सुनो। बच्चे पक्षी खुशी से चहके, मीरा ने भी कहा। और याद रखो, रंग किसी का ताज हो सकता है, पर चरित्र ही उसकी राजगद्दी है। धवल ने भीतर मुस्कुराकर सोचा, मैं अपने सफेद की राजगद्दी पर बैठ रहा हूं। कुछ दिनों में शिकारी सावधान हो गए। वे जाल पेड़ पर नहीं, पानी की सतह पर लगाने लगे। पतली पारदर्शी डोरियां जिनमें चमकते मोती टंगे थे। धूप पड़ते ही वे एक मृग तृष्णा सा दृश्य बनाते, जैसे पानी पर छोटे छोटे कीड़े तैर रहे हों। कई पक्षी उड़ते हुए उन्हें चोंच से पकड़ने आते और डोरी में उलझ जाते। आकाश की तरह नील ने रणनीति बनाई, हमें चमक भ्रम तोड़ना होगा। मीरा, तुम अपनी मधुर आवाज से जोड़ों को दूर रखो। कठफोड़वा, डोरियों के खूंटे खोजो। उस्ताद हूंठ, रात में उनके नए डेरों की टोह। धवल बोला, और मैं पानी की सतह पर भंवर बनाऊंगा ताकि डोरियों का पैटर्न बिगड़ जाए। धवल नीचे पानी के बहुत पास उड़ते हुए अपने पंखों से हल्की हल्की हवा की लकीरें बनाने लगा। इससे पानी में सूक्ष्म भंवर बने। डोरियां तिरछी होने लगीं। मोतियों की चमक टूटी हुई रेखा में बदल गई। अब वे कीड़ों जैसी नहीं दिखती थीं। उधर कठफोड़वा ने किनारे के खूंटों को ढीला कर दिया। मीरा ने ऊपर से गान छेड़ा, एक तरह का चेतावनी राग, जिसे जंगल ने नियम बना लिया था। जब यह राग सुनाई दे तो नीचे मत उतरना। तेजा भोला दूर खड़े हक्के बक्के देख रहे थे। ये परिंदे आजकल बहुत चालाक हो गए हैं। भोला बुदबुदाया, इस सफेद कबूतर में कुछ बात है। बरसात की पहली भारी आंधी आई। काले बादल, बिजली की लकीरें और हवा में टूटते से झोंके। ऐसे मौसम में पक्षी आमतौर पर घोंसलों में दुबकते, पर आज न जान क्यों एक काली चील ने किसी छोटे पंछी पर झपट्टा मारा और वह डरकर सीधे उस इलाके में भागा जहां तेजा भोला ने आंधी फायदा जाल बिछा रखा था, जो हवा से खुद ब खुद कसता जाता। नील ने चील पर डाइव मारी। उसका घायल पंख अभी पूरी तरह भरा नहीं था। धवल ने चीख सुनी और ऊपर देखा। नील हवा के विरुद्ध तैर रहा था, जैसे तूफान में एक पतंग। छोटा पंछी जाल के पास फुदक रहा था। चील 2 चक्कर काटकर दूर हुई। शायद बिजली के चमकने से डर गई, पर छोटा पंछी अब जाल में फंसने ही वाला था। धवल ने नील को आवाज दी, पीछे हटो, मैं नीचे से जाता हूं। नील ने चीखा, धवल, हवा नीचे भारी है, सावधान। धवल ने अपने सफेद को कवच बनाया। आंधी में सफेदी दूर से बिजली की चमक में घुल जाती है, नजर कम पड़ती है। उसने घास के बीच बीच से रास्ता बनाया, जाल के खूंटे तक पहुंचा। पर इस बार डबल गांठ थी। काका तोते की सीख काम आई। उसने पहले बाहरी फंदा ढीला किया, फिर अंदर के पतले रेशे पर दांत जमाए। बरसाती पानी, हवा और घबराहट के बीच यह कोशिश कठिन थी। उधर नील ऊपर तूफानी हवा के थपेड़ों से लड़ रहा था। वह छोटे पंछी को ऊपर की ओर शिफ्ट कराने के लिए बार बार हवा काटने का संकेत दे रहा था। पंखों का एक खास कोण, जिसे सीखना महीने लगते हैं। छोटे पंछी ने जैसे उसकी भाषा समझ ली। वह पार्श्व दिशा में उड़ने लगा, सीधे नहीं, ताकि जाल की रेखा से बचे। धवल का दांत पतले रेशे पर जमे। टक, रेशा टूटा। जाल का तनाव ढीला हुआ। उसी क्षण एक तगड़ा झोंका आया। जाल धवल के ऊपर एक बार उलझकर गिरा, पर वह फुर्ती से रेंग कर बाहर निकल आया। नील ने नीचे झपट्टा मारकर जाल का दूसरा सिरा एक शाख पर फंसा दिया, ताकि वह दोबारा कसा न जा सके। छोटा पंछी थर थर कांपता हुआ धवल के नीचे आकर बैठ गया। आंधी थमी तो जंगल ने खुशी की सांस ली। इस दिन के बाद जंगल ने अपनी आंखों से देखा, साहस का रंग कैसा दिखता है। कभी नीला हवा सा, कभी सफेद दीपक सा। रात में धवल अकेला नदी किनारे गया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। सफेद पंख, कंधे पर हल्का सा खरोंच का निशान, पर आंखों में नया आत्मविश्वास। उसने धीरे से कहा, मेरे सफेद में आज नील की चमक है, क्योंकि मेरे कर्मों में आज साहस का रंग घुला है। नील चुपचाप आकर बगल में बैठ गया। तुम्हें पता था मैं यहां मिलूंगा? नील मुस्कुराया।
दोस्त की धड़कनें उसकी उड़ान से पहले ही सुनाई देने लगती हैं। दोनों ने एक साथ पानी में देखा, दो प्रतिबिंब, एक नीला, एक सफेद, और दोनों के बीच सूरज की बची हुई रोशनी। नील बोला, धवल, आज तुमने खुद को वैसा देखा जैसा मैं हमेशा देखता था। धवल की आंखें भीग गईं। आज मुझे अपने रंग का अर्थ समझ आया। यह रंग अपनी जगह खाली रखता है ताकि दुनिया के हर रंग को समझ सके, स्वीकार सके, बचा सके। कुछ दिन बाद जंगल ने एक उत्सव मनाया, रंगों का मेला। यह मेले का नियम था कि कोई भी अपने पंखों की बात नहीं करेगा, केवल कहानी सुनाएगा। ऐसी कहानी जिसमें उसने किसी और का हाथ थामा हो। मीरा ने बताया कैसे उसने चेतावनी राग सीखा। कठफोड़वा ने अपनी लकड़ी तर्क की कहानियां सुनाई। उस्ताद हूंठ ने अंधेरे को पढ़ने की कला बताई। धवल की बारी पर सब शांत हो गए। उसने कहा, मैं सफेद हूं, पर सफेदी कोई खाली रंग नहीं। ये वह जगह है जहां तुम्हारे सभी रंग आकर आराम करते हैं। मैंने सीखा कि पहचान की असल चमक कर्म में है। मैंने देखा कि नीलकंठ का नीला मुझे डर के समय आसमानी भरोसा देता है, और मैंने पाया कि जब मैं किसी को बचाता हूं तो मेरी सफेदी दिया बन जाती है, हवा में भी जलने वाला। नील ने पीछे से धीरे से ताली दी, पंखों की ताली, और जंगल ने एक स्वर में उसके साथ ताली बजाई। तेजा भोला कई बार लौटे। हर बार जंगल तैयार मिला, जाल पहले से ढीले, गांठें कमजोर, चेतावनी राग गूंजता, हवा की पढ़ाई पुख्ता। एक शाम तेजा ने थैले को जमीन पर पटक दिया। अब यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, चलो दूसरे जंगल। भोला पीछे मुड़कर देखता रहा। वह धवल को ढूंढ रहा था, पर धवल भीड़ में भी आसानी से नहीं दिखता था, क्योंकि वह रंग की वजह से नहीं, कर्म की वजह से पहचाना जाता था। मौसम बदला, पेड़ों पर नर्म नर्म कोंपलें फूटी। युवा पक्षियों ने अपने पहले घोंसले बनाए। धवल और नील अक्सर उन घोंसलों के पास से उड़ते हुए गुजरते। कभी कभी कोई सूखी टहनी, कभी कोई मुलायम तिनका छोड़ जाते, मौन आशीर्वाद की तरह। एक छोटे कबूतर ने पूछा, धवल चाचा, रंग हमें खास बनाते हैं? धवल ने मुस्कुराकर कहा, रंग पहचान का पहला अक्षर लिखते हैं, पर पूरी किताब कर्म लिखते हैं। तुम जो करोगे वही तुम्हारा रंग चमकाएगा। छोटे कबूतर की आंखों में समझ की चमक उतर आई। एक सांझ नदी की सतह पर धूप की आखिरी रेखा थी। नील और धवल बहुत ऊंचाई तक उड़ गए। जितना ऊपर जाते, हवा उतनी शुद्ध, उतनी सच्ची। नील ने कहा, धवल, हम ऊपर क्यों आते हैं? धवल ने आंखें मींच कर हवा को सूंघा, ताकि नीचे की छोटी छोटी उलझनों को ऊपर से देखने का विवेक सीख सकें। ऊपर से जाल सिर्फ रेखाएं दिखते हैं, नीचे से वे दीवारें लगते हैं। नील ने हंसकर कहा, अब तुम हवा की भाषा बोलने लगे हो। दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई, जैसे दो अलग अलग रंग की रोशनियां एक ही ऊर्जा में बदलती चली गईं। एक रात धवल ने अचानक पूछा, नील, अगर तुम रंगीन न होते, साधारण होते, क्या तब भी जंगल तुम्हें ऐसे देखता? नील ने कुछ पल सोचा। शायद शुरुआत में नहीं, क्योंकि आंखें आसानी तलाशती हैं, जो चमके उसे देख लेती हैं। पर समय के साथ आंखें सीख जाती हैं कि कौन थामता है, कौन बचाता है, कौन सिखाता है। तब रंग पृष्ठभूमि हो जाते हैं, चरित्र केंद्र बन जाता है। और तुम, अगर तुम रंगीन होते? धवल ने मुस्कुराया। शायद मेरी सीख धीमी होती, क्योंकि मुझे अपने भीतर के रंगों की खोज करने की जरूरत महसूस न होती। अब मैं समझता हूं, मेरी सफेदी ने मुझे भीतर देखने की कला दी। समय लगा, पर नील के पंख का घाव भर गया। एक हल्का सा निशान रह गया, पतला पर साफ। कई पक्षी उस निशान के बारे में पूछते। नील कहता, यह याद है कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। धवल उस निशान को देखता और भीतर एक हरी आसमानी लहर उठती, स्वीकृति और विश्वास की। वर्ष बदला। जंगल में नई पीढ़ी ने उड़ना सीख लिया। शिकारी का साया लगभग मिट चुका था। एक शाम काका तोते ने धवल और नील को पास बुलाया। तुम दोनों ने जंगल को एक नई शिक्षा दी, उड़ान की संहिता। यह संहिता सिर्फ जाल से बचने की तकनीक नहीं, यह जीवन का अर्थ है। साथ रहना, सुनना, सीखना, बांटना। आज से यह संहिता हर बच्चे को दी जाएगी।